नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हम PYQs को सॉल्व कराते हैं, जिससे आपको अच्छे आंसर्स लिखने में हेल्प मिलती है। उसी सीरीज़ की अगली वीडियो में आज हम आपको कराने वाले हैं BPAE कोड 144 का पार्ट 1, जिसका नाम है सामाजिक नीतियाँ और प्रशासन। इसमें हम सामाजिक नीतियों के और उनका प्रशासन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो देख लेते हैं। सामाजिक नीति और प्रशासन में शामिल सरकारी संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करना है। हमें क्या क्या बताना है? सामाजिक नीतियाँ होती हैं वो, और उनका जो प्रशासन होता है वो, उसमें जो सरकारी संस्थाएं जो शामिल होती हैं उनकी भूमिका के बारे में हमें बताना है कि किस तरह की भूमिका वो लोग उस चीज़ में निभाते हैं, सामाजिक नीतियाँ बनाने में और प्रशासन चलाने में। तो इसमें हम देख लेते हैं, इनकी भूमिका देख लेते हैं। पहले हम सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या होती है। नीति निर्माण और कार्यान्वयन। सरकारी संस्थाएं क्या करती हैं? नीति निर्माण करती हैं, अपने लेवल पर नीतियां बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं, और कार्यान्वयन मतलब उनको लागू करती हैं, उनको आगे अप्लाई करती हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है हमारा? सामाजिक नीतियां तैयार करना और लागू करना सरकारी संस्थाओं की क्या होती है? प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। क्या? नीतियां तैयार करना और लागू करना, ये दो काम इनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, प्राइमरी मोटिव होते हैं इनके ये। इन नीतियों का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? गरीबी, असमानता, सामाजिक बहिष्कार और अन्य सामाजिक मुद्दों का समाधान करना। इन चीज़ों का समाधान करना या इनको दूर करना, समाज से इनको दूर करके समाज को एक बेहतर जगह बनाना, लोगों के रहने के लायक। और दूसरा क्या है हमारा? कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन। ये भी वही चीज़ है। अब हमने योजनाएं, नीतियां तो बना ली, ऊपर नीति बना ली, अब हमें ये काम करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम योजना बनाएंगे, और उस योजना बनाने के, उन योजनाओं को बनाने के बाद उनके कार्यक्रम डिसाइड करेंगे। इन कार्यक्रमों से हम इन योजनाओं को अप्लाई करेंगे, इनको लागू करेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। सरकारी संस्थाएं क्या करती हैं? सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इनमें गरीबी उन्मूलन योजनाएं, जनसंपर्क कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम आदि शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? देखिए, मेन चीज़ें ये वही हैं जो कि हर समाज में ज़्यादातर मुद्दे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। हर समाज की जो बिगड़ी स्थितियाँ होती हैं वही चीज़ें हैं। हर एक समाज से हम गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं, मतलब गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें योजनाएं बनानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? जनसंपर्क कार्यक्रम चलाते हैं, लोगों से संपर्क करने के कार्यक्रम चलाते हैं, कुछ सभाएं आयोजित करते हैं, कुछ रैलियां आयोजित करते हैं। सरकार के द्वारा भी होती हैं, ये सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी होती हैं, ऑफिसर्स भी ऐसे काम करते हैं। और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, जैसा कि कई महान लोग भी बोल के गए हैं, यदि किसी समाज की तरक्की के बारे में जानना हो तो उसकी महिलाओं की तरक्की को हम देख सकते हैं, ऐसा बाबा साहब ने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। उस चीज़ से भी हम उसको नाप सकते हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, क्योंकि किसी भी समाज में देखते हैं महिलाएं पुरुषों से अक्सर पीछे ही मिलती हैं ज़्यादातर समाजों में। और दूसरा है अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम। अल्पसंख्यक मतलब जो लोग संख्या में कम हैं, मतलब लोग जैसे कि किसी पर्टिकुलर समाज के लोग संख्या में कम हैं, या किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग। जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हैं सिख लोग कम हैं, यहाँ की बहुमत आबादी जो है हिंदू की है, और सिख लोग कम हैं यहाँ पर, और ईसाई लोग कम हैं, क्रिश्चियन लोग जो है कम हैं, मुस्लिम लोग कम हैं। वो क्या है? अल्पसंख्यकों में आते हैं। ये सब जैन, बौद्ध, ये सब क्या है? अल्पसंख्यकों में आते हैं। जिनकी आबादी बहुसंख्यक आबादी से कम है, वो लोग क्या होते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। तीसरा क्या है हमारा? सेवाओं का वितरण। इनका काम क्या होता है सरकारी संस्थाओं का? सेवाओं का वितरण हमें सुनिश्चित करना, कि जो भी सेवाएं हम सरकार द्वारा दी जा रही हैं, हम लोगों को, पब्लिक को जो भी सेवाएं दी जा रही हैं सरकार द्वारा, वो उनका वितरण प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी निगरानी करना, उसका वितरण करना। चौथा पॉइंट क्या है? कानून और विनियमों का प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब भी वही चीज़ होती है, उनको लागू करना, वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही। कानून आदि चीज़ों का या जो भी नियम कानून ऊपर से बन के आते हैं, संस्थाएं जो है अपने लेवल पर उसको लागू करवा पा रही हैं नहीं करवा पा रही हैं, वो चीज़ उसकी जिम्मेदारी में आती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में, जो 2017 में आई थी, इसकी हमें विशेषताओं का परीक्षण करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आई थी हमारी,
2017 में, उसके बारे में हमें बताना है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसमें खास चीज़ें क्या क्या है। तो वो देख लेते हैं हम। पहला क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान देना। सार्वभौमिक मतलब सबके स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना है। इसमें सब लोग इंक्लूड होते हैं, इसमें चाहे छोटा बड़ा गरीब अमीर सब लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। नीति का मुख्य लक्ष्य 2025 तक सभी नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देना है। नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है, 2025 तक सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी तरह के नागरिक हों, भारत के यदि नागरिक हैं, वो अमीर हैं गरीब हैं, किसी भी जात धर्म आदि समुदाय से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सबको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मतलब जैसे कि हमारी डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं जो कि हमारी छोटे लेवल पर होती हैं। हर कोई हॉस्पिटल नहीं जाता है, हर कोई हॉस्पिटल जा भी नहीं सकता है, और हर जगह हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने भी नहीं होते हैं। जैसे कि गांव देहात में छोटे मोटे डिस्पेंसरीज होती हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको दुरुस्त करना, उनको मजबूत करना। इसमें क्या कहा गया है, नीति को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHCs को प्रणाली को मजबूत करने पर जोर देती है, जो स्वास्थ्य सेवा का पहला संपर्क बिंदु होती है, जो कि स्वास्थ्य सेवा का पहला संपर्क बिंदु होती है। यदि किसी को कोई परेशानी होती है गांव देहात में या किसी पिछड़े एरिया में, तो वो अपने एरिया के छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में या डिस्पेंसरीज वगैरह जो भी होती हैं, पहले वहाँ जाता है, वहाँ पर उनको डॉक्टर से कंसल्ट करता है, वहाँ पर उसको डॉक्टर बताते हैं यदि कोई बड़ी बीमारी होती है, तब जाके वो बड़े शहरों की तरफ उनको रेफ़र किया जाता है। नहीं तो पहला संपर्क बिंदु क्या होता है उनका, यही PHCs होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जो होते हैं, यही उनका पहला संपर्क बिंदु होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम इसमें, द्वितीयक और तृतीयक देखभाल को मजबूत करना। अब वही चीज़ आ जाती है, पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, और फिर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल को मजबूत करना, तृतीयक लेवल के देखभाल को मजबूत करना, जिसमें आ जाते हैं हमारे नीतिगत जिला अस्पताल आ जाते हैं, उप जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों सहित द्वितीयक और तृतीयक देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने का भी प्रयास करती है, जिसमें उससे ऊपर लेवल के जो हॉस्पिटल्स लेवल की सेवाएं होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे जिला अस्पताल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, गैर संचार रोगों NCDs को। गैर संचार रोगों मतलब जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं, नॉन ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो एक लोगों से दूसरों में नहीं फैलते हैं। नीति क्या करती है, गैर संचार रोगों को रोकने और उनका प्रबंधन करने पर विशेष ध्यान देती है, जो भारत में प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। ये क्या है, भारत में से प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, जैसे कि कुपोषण हो गया और खसरा आदि चीज़ें हो जाती हैं। जैसे पहले पोलियो भी हुआ करता था, आजकल तो हालांकि रेडिकेट कर दिया गया है भारत से वो, बट इस तरह की बीमारियां क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, नॉन ट्रांसमिटेड होती हैं, गैर संचार रोगों में काउंट होती हैं, और ये भारत में प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इनको रोकना या इनके प्रबंधन पर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने दोषों के बिना नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है हमारा। भारत की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या है, अपने दोषों के बिना नहीं है, मतलब उसमें भी दोष हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें भी दोष है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है या इसकी जांच करनी है, ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा क्या आता है, जैसा कि भारत की हर स्कीम में या हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में जैसा कि बोला जाता है, पहली समस्या क्या होती है, भ्रष्टाचार की होती है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि ये भी हमारे भारत की ही बात हो रही है। इसमें क्या होता है, PDS में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है। राशन के जो दुकानदार होते हैं, अक्सर क्या करते हैं, गरीबों को कम राशन देते हैं या घटिया गुणवत्ता का राशन देते हैं। वो क्या करते हैं, या तो कम राशन देते हैं जितना ऊपर से डिसाइडेड है, जितना गवर्नमेंट ने उनके लिए डिसाइड किया है, जैसे 5 किलो अभी चलता है, 5 किलो पर व्यक्ति के लिए, तो उसको 5 किलो से कम देते हैं, या फिर उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बेकार देते हैं। जो अच्छी गुणवत्ता का सरकार की तरफ से जो राशन आता है उसको रख लेते हैं, बाकी बाहर से बेकार गुणवत्ता का राशन खरीद कर उनको देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लक्षित प्रणाली की विफलता। लक्षित प्रणाली मतलब जिन लोगों को वो जाना चाहिए, राशन जो पीछे से आता है, राशन हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, मान लीजिए कोई जैसे दवाइयाँ आती हैं कोविड में, जैसे
वो थे, कोविड में जैसे इंजेक्शन लगे थे सभी लोगों को, दवाइयाँ आई थी, वो चीज़ें पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी जाए या उनको बेच दिया जाए, उस चीज़ से इसका ताल्लुक होता है। तो 2013 में शुरू की गई लक्षित पीडीएस का उद्देश्य केवल गरीबों को ही राशन प्रदान करना था। यहाँ पे राशन की बात की जा रही है, तो उसका उद्देश्य क्या था? केवल गरीबों को ही राशन प्रदान करना था, क्योंकि राशन की ज़रूरत ऑब्वियसली जो राशन की शॉप से जो राशन लिया जाता है, कोई भी अमीर व्यक्ति वहाँ से राशन लेना पसंद नहीं करता, वो अपना खुद से खरीदते हैं। ये केवल गरीबों के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है और इसकी गुणवत्ता भी थोड़ी सी कम होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा खाद्य पदार्थों की कमी और खराब गुणवत्ता। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले तो खाद्य पदार्थों की कमी होती है, इतने खाद्य पदार्थ भारत में हालांकि उपजाए तो बहुत सारे जाते हैं, उपज बहुत सारी होती है, इतनी उपज होती है साल भर में भारत में कि एक बार में पूरा देश कम से कम 2 साल तक खा सके उस अनाज को। परंतु उसमें क्या ग्लिच होता है, उसमें दिक्कत ये होती है कि कई बार क्या होता है, राशन सड़ जाता है, रखने की जगह नहीं होती, गोडाउन्स नहीं होते, राशन सड़ जाता है, वितरण प्रणाली इतनी अच्छी नहीं होती है। मान लीजिए यूपी में कहीं पे गेहूँ उगाया गया है, वो जाना है तमिलनाडु में, तो वहाँ तक जाते जाते रास्ते में कई बार ख़राब हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वितरण प्रणाली अच्छी ना होने के कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है, कमी होती है, एक तो खाद्य पदार्थों की कमी होती है और दूसरा उनकी गुणवत्ता भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। चौथा पॉइंट है अपर्याप्त भंडारण और परिवहन। इसमें वही चीज़ आ जाती है जो मैंने अभी आपको बताई, अपर्याप्त भंडारण, उनको भंडारण करने की जो गोडाउन्स वगैरह चाहिए होते हैं वो प्रॉपर इतने नहीं होते हैं जितना अनाज होता है। तो कई बार क्या देखा जाता है, अधिकतर अनाज आप लोग न्यूज़ में भी अगर पढ़ते होंगे, अगर न्यूज़ को फॉलो करते हैं, अधिकतर हर सीज़न में, ज़्यादातर खरीफ में और रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, उसमें क्या आता है, इतना अनाज, इतने टन अनाज वहाँ पर सड़ गया, इतने टन अनाज वहाँ पर सड़ गया। वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे पास गोडाउन्स नहीं है रखने के लिए उनको, इस वजह से ये अपर्याप्त भंडारण की समस्या को यहाँ पर बताया गया। और दूसरी रही परिवहन की समस्या, जो मैंने अभी बताया था आपको, परिवहन की भी समस्या है। वितरण प्रणाली इतनी बेटर होने के बावजूद भी परिवहन के कारण वो थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर पाती है, उसमें एफिशिएंसी में उसकी फ़र्क आता है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं हम, इसमें क्या कह रहा है, जागरूकता की कमी है। कई गरीब लोग जो होते हैं पीडीएस के बारे में जानते ही नहीं है, इसके लाभों का उपयोग करने में सक्षम ही नहीं है। जब उन्हें पता ही नहीं है पीडीएस जैसी कोई चीज़ है, दुनिया में एग्जिस्ट करती है पीडीएस जैसी कोई चीज़ जो कि हमारे लिए ही बनाई गई है, तो वो उसका यूज़ कैसे करेंगे? तो यही चीज़ होती है, इसमें उनको पता ही नहीं होता है, जागरूकता की कमी है। इसके लिए हम उनके जागरूकता अभियान भी चलाते हैं समय समय पर फिर भी ऐसे कई लोग होते हैं जो फिर भी उसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टिप्पणी वाला क्वेश्चन है। इसमें टिप्पणियां करनी है हमें 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। तो इसमें पहला क्या है हमारा, क्या सामाजिक नीति के सिद्धांत। इसमें हमें जो सामाजिक नीतियां बनती हैं उसके हमें सिद्धांत बताने हैं कि किस किस सिद्धांत पर आधारित वो नीतियां बनाई जाती हैं। इसको देख लेते हैं, सामाजिक नीतियां क्या है। सामाजिक नीतियां विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। जो सामाजिक न्याय, किन किन पर आधारित होती हैं? सामाजिक न्याय, समानता और कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। प्रमुख सिद्धांत इसके क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला है सामाजिक न्याय। यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और अवसरों का अधिकार प्रदान करता है, सुनिश्चित करने पर जोर देता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या अन्य कारकों की परवाह किए बिना। ठीक है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो उनकी, उन चीज़ों की परवाह किए बिना वो क्या करता है, सबको समान अवसरों का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, समानता। यह सिद्धांत समानता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। समानता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की प्रयास करता है वो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आय की समानता हो, चाहे अवसर की समानता हो, किसको क्या अवसर दिए जा रहे हैं क्या नहीं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई प्रभावशाली है या कोई अप्रभावशाली व्यक्ति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो
जो भी कोई अगर गलत काम करेगा उसको सज़ा मिलती है, और जो कोई निर्दोष होता है उसको सज़ा नहीं मिलती। इस चीज़ को ये सुनिश्चित करने की कोशिश करी जाती है इसमें, और इसमें परिणामों में भी समानता का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कल्याण। सामाजिक कल्याण पर ये जोर देते हैं, लोगों के कल्याण पर जोर देते हैं कि लोगों को किसी भी तरह से, लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, उनका कल्याण किया जा सके, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, हर तरह से उनको कल्याण किया जा सके या उनको आगे बढ़ाया जा सके। चौथा है सामाजिक एकजुटता। जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनमें हमारा ध्यान रखा जाता है, नीतियाँ बनाते टाइम जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ध्यान रखते हैं कि सामाजिक एकजुटता नीति के माध्यम से बढ़े। ऐसी कोई नीति ना बनाई जाए जिससे कि सामाजिक एकजुटता को ठेस पहुँचे, या समाज में एकजुटता की कमी आए, या एक दूसरे से दूरी बने समाज में। पांचवा पॉइंट है हमारा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी आ जाता है, जिसको कि हम लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा, जिसमें कि समाज की सुरक्षा की दृष्टि से समाज की बात की जाती है, जिसमें हर तरह की सुरक्षा की बात की जाती है। किसी के साथ कोई क्राइम ना हो, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो, यदि किसी के साथ कुछ गलत होता है उसको न्याय मिल सके प्रॉपर टाइम पर, ठीक है। हर किसी के साथ, हर किसी को बेसिक चीज़ें उपलब्ध हों, उसको समाज में रहने पर एक सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा फील होनी चाहिए उसको समाज में रहते समय। ये चीज़ इसमें बताई जाती है, ये चीज़ की कोशिश की जाती है। छठा पॉइंट है हमारा सामाजिक भागीदारी। सामाजिक भागीदारी जैसा कि हम पिछली क्लासों में भी करते आए हैं, जिसमें कि हम जो पॉलिसी बननी होती है, तो जो लोग उसके पॉलिसी का जो पॉलिसी का इफेक्ट जिन लोगों पर पड़ने वाला होता है, उन्हीं से हम कई बार क्या करते हैं, हम मतलब पॉलिसी मेकर्स उनसे क्या करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे एडवाइस मांगते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद ही क्या होती है, पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें कि उनकी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और पॉलिसी बनने के बाद भी कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी स्वच्छ भारत कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि आपने देखा ही होगा, उसमें भी क्या उम्मीद की जाती है सभी नागरिकों से, बेशक से साफ़ सफाई करना अथॉरिटीज़ का काम होता है, बट एटलीस्ट इंसान अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखे, अपने आसपास साफ़ सफाई रखे, और यदि कोई कहीं पे कूड़ा करकट फैलाता है, कहीं पे कोई गंदगी करता है, तो उसको बोले, उसको रोके। ये एटलीस्ट समाज के लोगों से उम्मीद की जाती है। तो यही सामाजिक भागीदारी का एक पहलू होता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसमें हमें बात करनी है राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कि भारत सरकार का एक बहुमंत्रालयी अभिसरण है। बहुमंत्रालयी मतलब इसमें एक से ज़्यादा मंत्रालय काम करते हैं, इसमें एक से ज़्यादा मंत्रालय इंक्लूडेड है। इसका प्रमुख कार्यक्रम है जो कि 2022 तक भारत में कुपोषण को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। यह कब शुरू किया गया था, 2018 में इसको शुरू किया गया था। और इसका टारगेट ईयर क्या था, 2022। पोषण मिशन के तहत कुछ प्रमुख रणनीतियां देख लेते हैं हम। पोषण मिशन के तहत पहला क्या था, आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत करना। आंगनवाड़ी आई होप आप सबको पता होगा, यदि किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक तरह से प्री स्कूल टाइप की चीज़ें होती हैं ये, उसमें छोटे छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, और उनको वहाँ पर पोषण से युक्त खाना पीना भी खिलाया जाता है। वहाँ पे खाना पीना भी उनको उपलब्ध कराया जाता है सरकार की तरफ से। उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्व स्कूली शिक्षा यानी कि प्री स्कूल के स्तर पर पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक बाल विकास सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूत किया जा रहा है। इन चीज़ों को धीरे धीरे इन पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, इनको मजबूत किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अन्न पूरकता कार्यक्रम। इसमें क्या है, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूरक आहार प्रदान किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पूरक आहार में क्या होता है, उनको सारी चीज़ें मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, प्रोटीन्स भी, सारी चीज़ें उनको मिले, उनको एक तरह से पूरा पोषण मिले, उनको किसी भी तरह से पोषण की समस्या ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है उसमें। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, खुले में शौच मुक्त भारत आता है इसमें, जिसकी बात की जाती है, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, और
जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, तीनों चीज़ें। स्वच्छ, एक तो खुले में शौच मुक्त भारत आ गया, जल जीवन मिशन आ गया इसमें, और इनके माध्यम से किस किस चीज़ पर जोर दिया जाता है, स्वच्छता, और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण में क्या होता है, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हो गए हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज वगैरह में, और समुदाय के सदस्यों को कुपोषण से निपटने के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कुपोषण से हम कैसे कैसे निपट सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों को आहार प्रदान करें, उनकी माताओं को आहार प्रदान करें, खान पान उनका कैसा होना चाहिए, उन सब की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो लोग कुपोषण से लोगों को बचाने में हेल्प कर सकें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई नया कोड आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।